जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर आप गद्य के साथ साथ पद्य भाग को भी पढ़ाते जाइए ताकि हमारे JSS CGL के खोटा भाग के जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। तो चलिए दोस्तों, उन्हीं के अनुरूप जो है सो हम आज से खोटा के पद्य भाग की शुरुआत करते हैं, जो कि हमारे JSS CGL के पाठ्यक्रम में यानी सिलेबस में दिया गया है। गद्य भाग जैसा चल रहा था वो वैसा ही उसी के अनुरूप वो चलता ही रहेगा और पद्य भाग को भी हम लोग लेके चलते हैं ताकि हमारा सिलेबस जल्द से जल्द पूरा हो जाए। पद्य भाग में आज हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो एक खंड काव्य यानी प्रथम खंड काव्य है जिसका नाम है दामोदरे कुराएं। दामोदरे कुराएं जिसके रचयिता हम लोग कह लें या जिसके कवि जो है शिवनाथ प्रामाणिक जी है, जिसका उपनाम माणिक भी है, उन्हीं से आज हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले जो है सो इस खंड काव्य में हम लोगों को 6 सर्ग पढ़ने थे, लेकिन अब जो है सो केवल 2 सर्ग पढ़ने हैं। पहला सर्ग मेला और दूसरा सरंची कमल। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं उसके पहले सर्ग यानी मेला से। मेला जो पहला सर्ग है दोस्तों, पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, लेकिन उसके पहले एक आग्रह मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के पास दामोदरे कुराएं की पुस्तक है तो उस पुस्तक को आप सामने में रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं इन कविताओं में पंक्तियों को पढ़ूंगा तो उन पंक्तियों को आप बढ़िया से देखते जाइएगा और जब उनका वर्णन मैं करूँगा तो मुझे लगता है कि आप लोगों को उसका वर्णन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप अगर पुस्तक है या फिर आपके पास कोई प्रिंटेड मटेरियल है जिसमें वो कविता दी गई है तो उसको आप अपने सामने रख लीजिए और उसके बाद जो है सो इसके वर्णन को सुनिए, इस पूरे वीडियो को सुनिए तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सो ये समझ में आ जाएगा। इस मेला सर्ग में दोस्तों 5 भाग है। इन 5 भागों को पहले आप समझ लीजिए, फिर हम लोग जो है सो आज इसके पहले भाग की चर्चा करते हैं बारी बारी से, फिर उसके बाद अगले भागों की भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले भाग में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कवि ने हमारे झारखंड के वनों की सुंदरता के बारे में पहले भाग में वर्णन किया है। झारखंड के वनों में कौन कौन से पेड़ हैं या फिर जीव जंतुओं के बारे में कौन कौन से जीव जंतु हैं, कैसे वे रहते हैं, और यहाँ जो नदियां हैं उन नदियों के बारे में भी जो है सो कवि ने इसके पहले भाग में वर्णन किया है। दूसरे भाग में हम लोग जब देखते हैं तो मगध साम्राज्य के वीर उमादित्य जो है वो जो है दामोदर नदी के बगल में अपनी सेना को लाते हैं और आदिवासियों और उनके बीच में जो है सो लड़ाई होती है, उन सब का वर्णन है। तीसरे भाग की अगर हम लोग चर्चा कर लें तो उस तीसरे भाग में वीर उमादित्य और उनकी पत्नी वरुणी द्वारा जो है सो भगवान शिव और दुर्गा माता की आराधना का वर्णन किया गया है। चौथे भाग में देखते हैं कि गेरुआ वस्त्र पहने हुए एक साधु का वर्णन जो है सो इसमें किया गया है। और इसके अंतिम और 5वें भाग में देखते हैं तो वहाँ पर बुद्ध धर्म या गौतम बुद्ध के बारे में वहाँ पर बताया गया है। तो अभी हम लोग जो है सो प्रथम भाग की चर्चा करेंगे जिसमें कवि ने झारखंड के वनों की सुंदरता का वर्णन किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं मेला सर्ग के प्रथम भाग पर। उसमें देखिए, अगर बुक है तो सामने में रख के, और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ महुआ ढोड़ सरई करंज आम जामुन सिरिसेक संग परास आपन मने मतंग वाह रे वाह झारखंडेक बोन। इन पंक्तियों में कवि ने झारखंड के वनों में जो वृक्ष है, मुख्य रूप से जो वृक्ष पाए जाते हैं उन वृक्षों की चर्चा की है। इन वृक्षों में देखिए यहाँ पर बोलते हैं महुआ है, ढोड़ है, सरई है, करंज है, आम है, जामुन है, सिरसेक, ये सब जो है सो आपको एक ही जगह पर हमारे झारखंड के वनों में देखने को मिल जाएंगे। यानी हमारे झारखंड के वनों में कौन कौन से वृक्ष हैं उन वृक्षों की चर्चा जो है सो यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। परास आपन मने मतंग वाह रे वाह झारखंडेक बोन। परास के वृक्ष की चर्चा जो है सो कवि ने की है। हम लोग जानते हैं कि हमारे झारखंड के वन में परास के वृक्ष, परास के फूलों की एक अलग महत्ता है, उसकी इम्पोर्टेंस अलग है, यानी हम ये कह लें उनकी पहचान अलग है, उसके बारे में कवि ने यहाँ पर बताया है। और अंत में जो है सो झारखंड के वनों की सुंदरता को बताते हुए कवि कहते हैं वाह रे वाह झारखंडेक बोन। झारखंड की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, लाले लाल सिमरेक फूल गोछे गोच टेसुक फूल लताए पताए भरल वन
पुटू से कुर्चे मने मन। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि लाल लाल सिमर का फूल जो होता है वो लाल लाल होता है। कैसा होता है? लाल लाल। और गोछे के गोछ टेसुक फूल या परास के फूलों को ये हम लोग कह सकते हैं कि वो कैसे होते हैं? गोछे गोछ होते हैं, एकदम घने होते हैं और कितने सुंदर होते हैं उसके बारे में यहाँ पर है। लताए पताए भरल वन पुटूस कुर्चे मने मन। झारखंड के वनों में आप चले जाइए तो वहाँ पर आपको लतार यानी लता के जो से पौधे काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। जब हम लोग वनों में घुसते हैं तो हमारे पैरों में लता फंस जाता है, यानी लता होता जो है पत्ता वहाँ पर काफ़ी मात्रा में रहते हैं। और साथ ही साथ हमारे झारखंड के जो एक प्रमुख पौधा है पुटूस का, उसके बारे में यहाँ पर जो है सो वर्णन किया गया है। आगे देखिए, नीमेक जुड़े भालुक नाचे पथल खोए बाघ बाचे गेरवा पेरवा गीत गावे सियार हुंडार खुशी मनावे। देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है सो कवि ने हमारे झारखंड के वनों के बारे में बताया है कि नीमेक जुड़े यानी नीम की छांव में कौन नाचता है? भालू नाचता है। पत्थल खोहे बाघ बाँचे यानी पत्थल के खो में, उनकी गुफाओं में बाघ रहते हैं, जंगली जानवर वो रहते हैं। गेरवा पेरवा गीत गावे सियार हुंडार खुशी मना। जितने भी पंछी हैं गेरवा पेरवा वो जो है सो गीत गाते हैं, आप चाहते हैं उनको गीत से तुलना किया गया है। और साथ ही साथ जो है सो सियार हुंडार खुशी मनावे। सियार हुंडार को चिल्लाते हुए आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, शाम होता है सियार हूँ और सियार जो है सो अपना चिल्लाना चालू कर देता है तो वो खुशी मनाते हैं। ये है हमारे झारखंड के वनों की विशेषता जो कि कवि ने यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है। आगे देखिए, सादा कोनार सरगे फूले जैसन बोक सरगे उड़े। सादा कोनार का फूल जो है सो सादा होता है और जब भी हम उन फूलों को देखते हैं तो कवि ने यहाँ पर बताया कि वो सुंदर फूल, सादे फूल इतने सुंदर नजर आते हैं जैसे कि आकाश में उड़ते हुए बगुले। आकाश में उड़ते हुए बगुले एक साथ जो है सो कितने सुंदर नजर आते हैं। वैसे ही जब हम लोग कोनार के फूल यानी सफ़ेद फूलों को देखते हैं तो वो भी उतने ही सुंदर नजर आते हैं। ये कवि के कहने का अर्थ है। आगे देखिए, बरेक जटे बादर झुके पीपर डायरेक्ट कोयल कुके। यानी बर यानी वट वृक्ष की जो लताएं होती हैं, झुकी हुई जो लताएं होती है, उनमें बंदर जो है सो झूलते हैं, खेलते हैं, अटखेलियाँ करते रहते हैं। और पीपर का जो वृक्ष है यानी पीपल के वृक्ष में जो है सो कोयल जो है सो अपनी मधुर वाणी हम लोगों को सुनाता है, कूकते रहता है। ये है हमारे झारखंड के वनों की विशेषता। आगे देखिए दोस्तों, खेरहा तितिर नुकाय खेले रीझे पाइक मेजूर खोले। खेरहा यानी खरगोश के बारे में। खरगोश कितना फुर्तीला होता है दोस्तों, जब भी उसको देख के तुरंत भाग जाता है, यानी एक तरह से लुका छुपी का खेल खेलता है। उसी तरह से यहाँ तितिर है जो कि हमारे झारखंड के वनों के एक प्रमुख पक्षी के रूप में है। वो भी कितना फुर्तीला होता है, हम लोग देखेंगे और वो उड़ना चालू कर देता है। तो ये जो है सो एक तरह से लुका छुपी का खेल जो है सो खेलते रहते हैं वनों में। रीझे पाइक मेंजूर खोले। और मयूर यानी मोर जब अपने पंख खोल के नाचता है तो वो हम लोगों को अपनी तरफ से रिझाता है, यानी हम लोगों को अपनी तरफ जो है सो खींचने का काम करता है। और एक सुंदर मनोरम दृश्य हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर। गोठे के गोठ हिरन हुबे मलैक बुले हरिहर दुबे। और झुंड के झुंड जब जो है सो हिरन जो है सो दूब के घास के मैदानों में जो है सो इधर उधर भागते हैं तो फिर जो है सो उनकी सुंदरता देखते ही बनती है हम लोगों को दोस्तों। ये जो है सो कवि यहाँ पर हम लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखिए, पहाड़ एक झरना झरझर बोहे बोने गुजोरिया कल कल बोले। पहाड़ के जो झरने होते हैं, पहाड़ से निकलने वाले झरने होते हैं, जब नीचे उतरते उनकी आवाज़ झरझर झरझर जो है सो बहती है। उसी प्रकार बोने जोरिया कलकल बोले, यानी वनों में जो बहने वाले छोटे मोटे जल स्रोत होते हैं वो कैसे बहते हैं, तो कलकल उनकी आवाज़ होती है। कलकल जो है सो आवाज़ से वो आगे की ओर बहते हैं। शीतल हवा भदरिया गावे बोने जिंदगी अमृत पावे। और हवाएं इतनी शीतल जो है सो शांत बहती है। जब हवाओं को आप कान लगा के बढ़िया से सुनिएगा ना, ध्यान लगा के, तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो मधुर गीत गाते हुए या झूमर गीत गाते हुए जो है सो आगे बढ़ रही है। और यही सब तो है
जो कि झारखंड के वनों के लिए एक अमृत का काम करता है। वही आगे लिखा हुआ है, बोने की जिंदगी अमृत पावे। और वनों की जिंदगी तो इन्हीं सब चीज़ों से अमृत पाती है और फलती बढ़ती है, अपनी सुंदरता बिखेरती है। आगे देखिए दोस्तों, जंगली जीवेक गोटे राज, जैसन कायल वैसन आज, फूले फले झबराइल डायर, रिचिक नाय गैर मार। यहाँ देखिए इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जंगली जीवों का राज जो है सो जंगल में होता है, जैसे कल थे वैसे आज थे। देखिए ये कविता जब लिखी गई थी दोस्तों, उस वक्त जंगलों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, यानी जंगलों में जो है सो भरे पड़े थे हमारे जंगली जानवर, चाहे जिस तरह के भी जंगली जानवर हो, बाघ हो, शेर हो, मोर हो, हिरन हो या फिर अन्य तरह के जीव जंतु, वो भरे पड़े थे। तो उस वक्त की बात हो रही थी कि जैसे पहले थे शुरुआत में, आज भी वैसे हैं। लेकिन आज के वनों की अगर हम लोग बात करेंगे, आज के वनों में हम लोग जाते हैं अपने झारखंड के वनों में, तो हम लोग सियार वियार से ज़्यादा और कुछ मिलने को नहीं मिलता, यानी बहुत सारे जानवर लुप्त हो गए। तो ये कविता उस वक्त लिखी गई कि जैसे कल थे जानवर वैसे आज भी जानवर है, और वो काफ़ी खुशी से सह अस्तित्व का जीवन व्यतीत करते हैं एक दूसरे के साथ में। यहाँ पर देखिए, फूले फले झबराइल डायर, रिचिक नाय गैर मार, यानी कि झारखंड के वनों में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें जो है सो फल और फूल जो है सो झबराइल है, यानी भरे पड़े हैं, और एक दूसरे के ना जानवरों या फिर पेड़ पौधों के बीच का सह अस्तित्व इतना अच्छा है, किसी तरह की मार काटने, सब प्रेम भाव से जो है सो हमारे झारखंड के वनों में रहते हैं। ये कहना है कवि का। आगे के पंक्तियों में देखिए दोस्तों, जंगले के महतम के न जाने, बड़का बड़का बुद्धलक माने, जंगल ही तो मंगल होवे, जंगले खातिर दंगल होवे। यहाँ पर बोलते हैं कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कि जंगल की महत्ता, यानी जंगल का इम्पोर्टेंस, जो फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस है उसको कौन नहीं जानता है। बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं कि जंगल की क्या विशेषता है, या वो हमारे जीवन में जो है सो उनका क्या रोल है, सबको अच्छी तरह से पता है। जंगल ही तो मंगल होए, यानी जंगल है तो ही हमारा मंगल हो सकता है, यानी जंगल है तो हम लोग कुशल मंगल रह सकते हैं, अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत कर सकते हैं। जंगले खातिर दंगल हुए, और इसी जंगल के खातिर जो है सो दंगल यानी लड़ाइयाँ भी होती हैं। पुराने ज़माने में भी दोस्तों जब व्यक्ति पूरी तरह से जंगल पर निर्भर था, उस वक्त भी जंगल के चलते लड़ाइयाँ होती थी। आज भी देखिए जंगल के चलते बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है। जंगल माफिया लोग या फिर अन्य प्रकार के लोग जो है सो हमारे जंगल को उजाड़ने के चक्कर में जो है सो कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, उन सब का वर्णन जो है सो यहाँ पर कवि कर रहे हैं। आगे देखिए, जंगल ही मानुषिक सृष्टि, जंगल ही सगरेक वृष्टि, जंगल ही सैभेक दृष्टि, जंगल ही अंधारेक अनिष्टि। जंगल की महत्ता का वर्णन करते हुए यहाँ पर कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि जंगल यही है जो मनुष्य की सृष्टि का कारण है, यानी मनुष्य के निर्माण का कारण है, मनुष्य के विकास का कारण है। जंगल ही सगरेक वृष्टि, वृष्टि यानी कि वर्षा, यानी जंगल है तो हम लोगों को वर्षा होती है। हम लोग जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा जंगल होता है वहाँ पर वर्षा भी नियमित रूप से और दूसरे जगह की अपेक्षा ज़्यादा होती है। वही बोलते हैं कि जंगल जहाँ है वहाँ पर वृष्टि यानी कि वर्षा होती है। जंगल ही सैभेक दृष्टि, जंगल ही अंधारेक अनिष्टि, यानी जंगल है उसी पर सबकी दृष्टि है, जंगल के कारण ही हम लोग सही रूप में हैं। और जंगल ही अंधारेक अनिष्टि, यानी जंगल जो है सो अंधकार को दूर करने का काम करता है। एक तरह से हम लोग ये कह लें कि जंगल है तो हमारा मंगल है, नहीं तो सब अमंगल है। आगे देखिए दोस्तों, माटिक रेखा जंगल से, रोटिक रेखा जंगल से, भाखाक रेखा जंगल से, सांस्कृतिक रेखा जंगल से, यानी मिट्टियों का रखरखाव, मिट्टी की रक्षा जंगल से होती है। मृदा संरक्षण हम लोग जानते हैं, जहाँ पर जितने ज़्यादा वन जंगल या पेड़ पौधे होंगे मिट्टियों को पकड़ के रखते हैं तो मिट्टी का बचाव होता है।
रोटिक रेखा जंगल से, यानी कि हमारे जीवन यापन का जो आधार है वो भी जंगल। पहले के लोग हम लोग देखते हैं कि जीवन यापन का उनका जो मुख्य आधार था वो जंगल ही था। जंगल से ही वो लोग कंद मूल फल फूल ये सब जो है सो प्राप्त करते थे। आगे देखिए, भाषा रेखा जंगल से, सांस्कृतिक रेखा जंगल से। हम लोग बात कर ले अगर पुराने ज़माने से, तो भाषाओं का विकास भी जंगल से हुआ और संस्कृति का विकास भी जो है सो जंगलों से ही शुरुआत उसकी हुई है। हमारे चाहे जिस भी संस्कृति की बात कर लें, पहले जो है सो उन सब संस्कृतियों का विकास जो है सो जंगलों से ही हुआ है। आगे देखिए, आगे के पंक्तियों में कहते हैं बोरझार से बहराइल नदी, पहाड़ कोचा से डहराइल नदी। बोनझार से बहराइल नदी, यानी कि बोनझार जंगलों से जो जाती हुई नदियां हैं या वहां से निकलती हुई जो नदियां हैं वो आगे बढ़ती हैं। पहाड़ कोचा से डहराइल नदी, नदियों का उद्गम स्थल हम लोग जानते हैं पहाड़ से, पहाड़ के कोचा से, पहाड़ों के नीचे से जो है सो जो नदियां निकलती है वो रास्ता बनाते हुए जो है सो आगे की ओर बढ़ती है। आगे देखिए, औरी पथारी गगराइल नदी, नभान उठाने नरनराइल नदी। हमारे झारखंड की कई सारी नदियां जो है सो वो अपनी जगह से उद्गम क्षेत्र से बहते हुए गरगराते हुए आगे की ओर बढ़ती है और नभान उठाने यानी ऊंचे नीचे पहाड़ पर्वत पहाड़ी पठारों को पार करते हुए कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है और वो जो है सो बढ़ती हुई आगे की ओर चली जा रही हैं। यानी कि इन पंक्तियों में कवि ने झारखंड की नदियों की विशेषता का वर्णन किया गया है, उनके उद्गम स्थल और साथ साथ में वो नदियां कैसे आगे बढ़ती जाती हैं उन सब के बारे में वर्णन किया गया है। जंगल नदीक जेठिन पाँव आदि मनुष्य सेठिन ठाव, जहाँ पर जंगल है और उन जंगलों में नदियाँ बहती है उन जगहों में जो है सो मनुष्यों का विकास शुरू से हुआ है। हम लोग शुरू से इतिहास के पन्नों को उठा के आप देख लीजिए दोस्तों कि जहाँ नदियों का विकास, जहाँ नदियाँ हैं वहीं पर जो है सो सबसे पहले मनुष्य आकर बसे, उनकी संस्कृतियाँ जो है सो वहीं पर आगे परवान चढ़ी और वहीं जो है सो उन लोगों ने अपना विकास किया। आदि मानुषिक सेठिन ठाव, इतिहास के पन्नों को उठा के देख लीजिए दोस्तों कि जहाँ पर नदियाँ थी वहीं पर मनुष्यों ने अपना घर बनाना स्टार्ट किया, वहीं पर सभ्यता का विकास हुआ। चाहे हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर ले, नील नदी मिस्र की सभ्यता की बात कर ले या फिर अन्य जितनी भी तरह की सभ्यताएं हैं नदियों के बगल में ही है उनका विकास हुआ। नदियों के बगल में वन है, उनसे वे लोग फल फूल कंद मूल ये सब प्राप्त करते थे, यानी वहीं पर उन लोगों का बसेरा हुआ। वैसे ही हमारे झारखंड में जो आदि मानव या हम लोग आदि पुरुष बोल ले आदिवासी लोग, उनका भी बसेरा जो है सो जंगल में बहने वाली नदियों के किनारे जो है सो हुआ। इन पंक्तियों में कवि ने इसी को बताने का प्रयास किया है। धने जने भरल गांव सल्तन लेला गाछे छा, और उन नदियों के किनारे बसने के बाद धन और जन दोनों में उनका विकास हुआ और उन लोगों को एक ऐसी छाया वहां पर मिली जैसे कि गाछ के नीचे यानी पेड़ के नीचे कितनी शीतल छाया हम लोगों को मिलती है, उस तरह की छाया वहां पर मनुष्यों को मिली। आगे देखिए दोस्तों, इस भाग के अंतिम पंक्तियों को, जुग जुगले बोहल आवे झारखंडे के भीतर सुखे दुखे आदिवासी संगी भेल दामोदर। यहाँ पर दामोदर नदी के बारे में कवि ने वर्णन किया है कि दामोदर नदी जुग जुग से युगों युगों से वो बहती चली आ रही है झारखंड के अंदर में, और ये जो है सो हमारे यहाँ पर रहने वाले आदिवासियों के सुख दुख में उनके साथ में साथी संगी रहते हुए उनका भागीदार बनते हुए जो है सो कई युग से बहती चली आ रही है और सुख दुख में बराबर की हिस्सेदार है। फिर यहाँ देखिए दोस्तों कि कवि प्रश्न उठाता है, क्या बोलता है, ढीपा ढाहार नदीक करघा की कौन हो कथा कहत, बोने तो पायल चोपतल माटी की कौन हो गाथा कहत। यहाँ पर जो है सो कवि ने प्रश्न उठाया कि ढीपा डहार नदी करघा की कोनो कथा कहत, यानी दामोदर नदी के किनारे जो भी पत्थर है या फिर जो भी ढीपा डहार हम लोग बोल सकते हैं उसके किनारे के की क्या वो जो है सो कोई कथा कहते हैं हम लोगों से, क्या वहाँ के आसपास के किनारे हम लोगों को कोई कथा या कहानी पुराने ज़माने की बता रहे हैं,
क्योंकि वो तो युगों युगों से चले आ रहे हैं। कितने वंशों को उन्होंने देखा, कितने राजाओं के साम्राज्य को उन नदियों ने देखा। क्या वो हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं? आगे देखिए, बोने तो पायल चौपतल माटी की कोनो गाथा कहत। क्या उसके बगल की जो मिट्टी है वो हम लोग से, या फिर हम लोग के जो वनों की जो मिट्टी है वो अपने आप में किसी गाथा को छुपाई हुई है, या हम लोगों से किसी तरह की गाथा कहने की कोशिश कर रही है? ये इन पंक्तियों में कवि ने कहने का प्रयास किया है। देखिए दोस्तों, ये जो दो प्रश्न जो है अंतिम में कवि ने उठाने का प्रयास किया है, इस पूरे भाग का सार यही है दोस्तों कि दामोदर नदी के किनारे जितने भी चाहे मिट्टी हो, पत्थर हो, ढीपा डार हो, वो हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ हम लोगों से प्रश्न करना चाह रहे हैं, या हम लोगों को कुछ बताना चाह रहे हैं कि युगों युगों से दामोदर नदी वहाँ बह रही है। अनेक राजाओं के शासनकाल को उन्होंने देखा और वो एक तरह से कहानियों को व्यक्त करती है। आप देख लीजिए सिंधु सभ्यता के, अगर इसका एग्जाम्पल लेके आप देख लीजिए दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता में जो है सो वहाँ की नदियाँ हम लोगों को काफ़ी कुछ बताती हैं। वहाँ के लोग कैसे थे, उनका जीवन यापन कैसे, वो लोग खेती बाड़ी करते थे, या फिर जो भी उनका रहन सहन था, उन सब के बारे में नदियाँ एक जो है सो एक साक्ष्य है, वो एक गवाह है कि यहाँ के लोग जो है सो कैसे रहते थे। आज खुदाई से हम लोग को वहाँ पर जो मिला, लेकिन उनमें नदियों का एक महत्वपूर्ण रोल है। उसी तरह से यहाँ पर कवि ने हम लोगों को एक प्रश्न के माध्यम से पूछा है कि क्या नदियों के किनारे उसके ढिपाढार हम लोगों से किसी तरह की कथा कह रहे हैं, या फिर ये बोल रहे हैं कि या हमारे झारखंड के वन जो है उनकी मिट्टी हम लोगों से किसी तरह की गाथा कह रही है, किसी तरह की गाथा को अपने अंदर में समेटे हुए है, उन सब के बारे में जो है सो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितने सुंदर तरीके से जो है शिवनाथ प्रामाणिक जी जो है मेला सर के इस प्रथम भाग में हम लोगों को झारखंड के वनों के बारे में, इसकी सुंदरता के बारे में वर्णन किया है दोस्तों। बहुत ही सुंदर है दोस्तों। देखिए इतनी सुंदरता, इतनी अच्छी तरीके से, एक तरह से ऐसा नहीं लगता है दोस्तों कि जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो लगता है कि हम लोग वन में घुस गए, चारों तरफ हम लोग जो है सो यहाँ के वनों के बारे में, यहाँ के पेड़ पौधों को देख रहे हैं, इनकी सुंदर छटाओं को देख रहे हैं, पशु पक्षियों को देख रहे हैं, या फिर हम लोग जो है सो हिरणों के झुंड को चरते हुए देख रहे हैं। नदियाँ जो बह रही हैं उसके बीच में उन नदियों के प्राकृतिक छटाओं या प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव हम लोग ले रहे हैं। और अंत में जो सवाल जो है सो हम लोगों को, जो कवि हम लोगों से कह रहे हैं कि ये नदियाँ एक तरह से गवाह है, या हम लोगों को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको हम लोगों को जानना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मेला सर के इस प्रथम भाग में इतना ही दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि मेला सर का यह प्रथम भाग जो है सो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरे क्लासेस के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट दें। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आगे आने वाले जितने सारे भी वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।